हेलो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के संपूर्ण हल और हम पहुंच गए हैं अतिरिक्त अभ्यास ठोसों के यांत्रिक गुण। अतिरिक्त अभ्यास में ये है 9-17 क्वेश्चन नंबर 17। तो कुछ सवाल आसान हैं, हल्के फुल्के भी हैं अतिरिक्त अभ्यास में, और कुछ सवाल देखो समझने वाले भी हैं, मुश्किल भी हैं और समझने वाले भी हैं। जो समझने वाले हैं वो ज़्यादा काम आ जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। सामान्यतः स्कूल की परीक्षाओं में या बोर्ड परीक्षाओं में अतिरिक्त अभ्यास के सवाल नहीं पूछे जाते, या तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, मुझे तो सर फिजिक्स बढ़िया लगती है या मैथ बढ़िया लगती है या केमिस्ट्री जो भी कहें, तो उसमें जो आपका विविध प्रश्नावली होती है गणित में, मिसलेनियस एक्सरसाइज, और अतिरिक्त अभ्यास देते हैं फिजिक्स में। तो या तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पढ़ें, रुचि बढ़ाएं अपनी, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन टोटल की अगर कोर्स पूरा करना है तो उसमें पूरा ही ये आपको पढ़ना है। शाबाश। तो क्या कहा, हीरे के एकल क्रिस्टलों से बनी निहाइयों जिनकी आकृति 9-14 चित्र में देखेंगे का उपयोग अति उच्च दाब के अंतर्गत द्रव्यों के व्यवहार की जांच के लिए किया जाता है। निहाई के संकीर्ण सिरों पर सपाट फलकों का व्यास इतना इतना है, तो व्यास दे रखा है। तो यानी त्रिज्या अगर बनाना चाहें तो त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए, तो व्यास बटे 2 और 5 मिलीमीटर का, 0.5 मिलीमीटर का, इसको मीटर बना लेंगे बच्चों। देखो ये मीटर बन गया बटे 2, है ना, ये बन गया मीटर, ये त्रिज्या हो गई। ठीक। यदि निहाई के चौड़े सिरे पर इतने का बल लगा हो तो उसकी नोक पर दाब ज्ञात कीजिए। तो बल टोटल जो लगेगा, अगर हम उसे भाग कर दें क्षेत्रफल से तो क्या आ जाएगा, दाब आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया पहला सवाल था कि भाई दाब हमें चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो बल बटे क्षेत्रफल। तो बल लगा रहे हैं 50,000 न्यूटन का, और क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ये मान है आर का, त्रिज्या। तो 50,000 पाई, और ये हो गया 0.5 बटे 2 गुना 10 की पावर -3 का स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है तुम्हारी ये आ जाएगी, अच्छी खासी वैल्यू आएगी। देखो अधिक दाब की जांच करने वाला फंडा है ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू 2.5 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी ऐसा बढ़िया सवाल है, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। मतलब पहला सवाल एकदम बढ़िया, भाई दाब बताओ, बल बटे क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। अब ये सवाल टेक्निकल है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये टेक्निकल है और कंपटीशन में आता रहता है। मतलब इस तरह के लॉजिक से जुड़ा हुआ सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। समझदारी है इसमें, और थोड़ा सा फिजिक्स का इस्तेमाल भी है इसमें। थोड़ा सा फिजिक्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि जो इससे पहले चैप्टर पढ़े हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी रहेगी, तो ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, ये भी समझ में आएगा। 9-18 तो इन्होंने क्या किया है, एक कोई छत बनाई है पहले, और छत में 2 तार लगा दिए हैं ऐसे, और इस पर कोई छड़ जोड़ दिया है ऐसे, यूँ, और छड़ का भार कहीं लटका दिया है। ये है छड़ का भार। अब इस भार में मान लीजिए W अगर कहें तो W क्या हो गया, छड़ का भार। और ये सिरा बना दिया इन्होंने कोई, मान लो इस सिरे को बना दिया M, इस सिरे को बना दिया मान लो N, इस तार को कहा A, इस तार को कहा B। तो तारों की जो लंबाई है वो समान है। तारों की लंबाई अपनी तरफ से, ये वाली चीज़, ये जो लंबाई है अपनी तरफ से, इसको L मान लेते हैं ऐसे, यूँ। तो यहाँ पर भी ये लंबाई L ही होगी। मतलब ये मान लेते हैं तारों की लंबाई LA बराबर LB बराबर L।
ये कहा है, देखो पहली चीज। और ए और बी के परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार ए तथा बी के परिच्छेद, क्रॉस सेक्शन, कितना मोटा तार है, का क्षेत्रफल। ठीक, तो एस ए कितना है, एस ए है 1 मिलीमीटर स्क्वायर और एस बी जो है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी ये कह रहे हैं कि साहब एस बी जो है वो 2SA है, ये रिलेशन एक हमें मिल रहा है। ठीक, अब जो पहला तार है वो है तार ए इस्पात का, यानी यंग मॉडुलस की बात करें तो वाई ए जो है, पीछे से देखेंगे 200 गुना 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सारणी से देख लेंगे वाई बी जो है ये होगा 70 गुना 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी दोनों के जो यंग गुणांक हैं तारों के, वो पीछे से सारणी से पता चल जाएंगे, सवाल में नहीं दिए गए हैं। लंबाई जो है छड़ की, पूरी लंबाई यानी एम एन जो है, एन एम लिख देता हूँ, छड़ की लंबाई यह 1.05 मीटर, ये पूरी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, एम से एन तक या एम से या एन से एम तक हैं, ये वाली लंबाई है 1.05 मीटर। यानी ये सब जानकारी सवाल में है। अब ये किस बिंदु पे द्रव्यमान m को लटका दें, ये जो भार है किस बिंदु पे लटका दें कि प्रतिबल समान हो। तो पहला सवाल क्या हो गया, ए पार्ट में क्या हो गया, प्रतिबल समान हो, तारों में प्रतिबल समान हो। तो प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है F1/A1 बराबर F2/A2, ये फार्मूला होता है इसका, यानी बल बटे क्षेत्रफल, ये फार्मूला है, ये सूत्र है। ठीक, तो इसमें पहले वाले में टेंशन जो है हम क्या मान लें, इसमें मान लें टेंशन T1 और इसका क्षेत्रफल है SA। तो पहले वाले पे लगा दें, मान लीजिए पहले तार पे, तो ये बन गया T1 SA, T2 SB, ये दूसरे पे लगा दिया। दोनों में प्रतिबल समान है, क्योंकि जो तनाव बनेगा, जो टेंशन बनेगी बेटा वही बनेगी। इसको मैं T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, वही बन जाएगा बल। और SA और SB जो है ये है अनुप्रस्थ या परिच्छेद के क्षेत्रफल। तो यहाँ एक बात क्लियर हुई कि भाई जो SB है वो 2SA है, तो यहाँ से देखते हैं SB को 2SA बना देते हैं, तो T2 जो आता है वो आता है 2T1। एक हमें ये फंडा भी मिल जाता है। अब इसमें क्या कहा, चूंकि छड़ जो है क्षैतिज ही रहती है, छड़ Mn क्षैतिज में ही रहती है, अतः इस पर बल आघूर्ण या बल का आघूर्ण शून्य है। मतलब घूमती नहीं है छड़, आघूर्ण शून्य है। मतलब बल आघूर्ण क्या है, कहीं से भी निकालें, किसी भी बिंदु के परितः आघूर्ण शून्य है। तो यहाँ ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मान ले O, और ये दूरी जो है यहाँ तक की मान ले x, तो ये दूरी कितनी बचेगी, 1.05 माइनस x बचेगी। बेटा इसको कंफर्म कर लो एक बार, क्योंकि कुल लंबाई क्या है 1.05 मीटर है। तो यहाँ अब बिंदु O के परितः आघूर्ण अगर लेना चाहें, बिंदु O कहाँ है, जहाँ पर भार लटका हुआ है। जो बिंदु O है वो कहाँ है, जहाँ पर भार लटका हुआ है, और भार कितने पे लटका हुआ है, M से, यानी एक सिरे से कितना मान लिया x पे, तो दूसरे से कितना बचेगा 1.05 माइनस x हो गया। तो अब तो O के परितः आघूर्ण, तो जब आघूर्ण शून्य करना है तो दोनों तरफ के आघूर्ण बराबर कर देते हैं। एक होता है दक्षिणावर्त आघूर्ण, एक होता है वामावर्त आघूर्ण। तो अगर यहाँ इस बिंदु को परितः इस पर लगने वाले इसका आघूर्ण देखें T2 का, तो यूँ
दक्षिणावर्त हो जाएगा। इसका देखें यहाँ से एक्स पे तो वामावर्त हो जाएगा। ये खैर मेरे ख्याल से 7वें चैप्टर की कहानी है, दृढ़ पिंड घूर्णन गति वाला जो फंडा है। जनरली आघूर्ण के बारे में हम जानते भी हैं, बल गुणा लंबवत दूरी उसमें लगा देते हैं। तो हो गया T1x T2 1.05 माइनस एक्स। तो T2 जो है 2T1 है, तो ये वैल्यू लगा देंगे T1x 2T1 1.05 माइनस एक्स। तो T1 से T1 काट देंगे तो ये आ गया x बराबर 2.1 माइनस 2x। तो ये आ गया x बराबर 0.7 मीटर। तो ये एक उत्तर हो गया तुम्हारा। यानी भार कहाँ लटकाना है, इधर वाले सिरे से, यानी लोहे का जो तार है, इस्पात का जो तार है, इस्पात के तार से 0.7 मीटर की दूरी पे भार लटका दो। तो इन दोनों तारों में प्रतिबल समान हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बार कह रहे हैं कि विकृति समान हो, दोनों में विकृति समान हो। बी में क्या कह रहा है, दोनों तारों में विकृति समान हो, ये दूसरी शर्त हो गई। अब विकृति समान हो, विकृति क्या होती है, प्रतिबल बटे यंग गुणांक। तो प्रतिबल क्या है, T1 बटे S1 और YA या Y1 है ना। देखो ये YA लगा हुआ है, ये रहा। तो प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है, यंग गुणांक। तो प्रतिबल बटे यंग गुणांक क्या हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। दूसरे वाले में T2 SA लिखना है बेटा, SA T2 SB YB। तो ये हो गया दोनों तारों में विकृति समान हो, प्रतिबल बटे यंग गुणांक। यहाँ पर भी हम ये T2 T1 वाला फंडा, ये S और SAB वाला जो है, जो इसमें लगाया था हमने, वो यहाँ पे भी लगा लेंगे। देखो ये कहानी क्या बन गई, ये तो हमें मालूम है ना। देखो ये शर्त SB to SA है, जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ का, वो फंडा यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो T1 SAYA बराबर T2 2SA और YB हो गया। तो यहाँ से कुछ निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ से। तो हो जाएगा T1 बटे YA बराबर T2 बटे 2YB, है ना, ऐसा हो गया। देखो तो T2 की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, ये हो जाएगी 2T1 YB बटे YA। अब ये चीज़ लगा देंगे, 2T1 YB जो है वो है 70 और YA है 200। बाकी जो उसके साथ में नंबर दिए हुए बेटा वो कट जाते हैं, 10 की पावर 9 लगा लिया मान लो, ये लो, ये जो है कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगी। तो ये हो गया 7 बटे 10, 7 T1 बटे 10, ये हो गया T2, है ना। अब T1 T2 में एक समीकरण आई। अब ये जो समीकरण बनी है ये यहाँ पहुँचेगी आघूर्ण पे, क्योंकि आघूर्ण फिर से शून्य होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, सवाल यहाँ पूरा हो जाएगा। देख ये हो गया T1 x बराबर T2 का मान यहाँ दिखना है। देखो यहाँ पे डालेंगे T2 का मान, भाई T1 x तो हो ही गया, T2 का मान ये रहा, देख 7 T1 बटे 10 1.05 माइनस एक्स। तो यहाँ से T1 से T1 काट देंगे, x का मान निकाल देंगे, यह आएगा 0.43 मीटर, है ना। बहुत सरल है, यहाँ से आगे हल करना। तो ये हो गया इसका उत्तर। ओके, समान विकृति पे वैल्यू आ गई। तो पूरा सवाल मतलब बोर्ड पे आ गया, ये पूरा सवाल। ये बहुत बड़ी बात है कि यार एक पूरा सवाल बोर्ड पे आ जाए, इतना बड़ा सवाल था। चलो देख लो, शाबाश। अगला सवाल पढ़ेंगे, अगला सवाल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो।
तो जैसा मैंने कहा था भाई, कुछ सवाल बड़े से भयंकर से होते हैं और उनमें जो लॉजिक होते हैं उनको समझना होता है, मतलब क्या क्या फंडे लगेंगे, मतलब मेहनत कुछ सवालों पे करनी पड़ जाती है। तो ये आ गया 9-19, इसको देख ले जरा एक बार, 9-19 को पढ़ें आराम से। मृदु इस्पात के एक तार, तो इस्पात का जो यंग गुणांक है वो आपको मालूम है, हमने लगाया है 210⁹ 200 गुणा 10⁹ तो 19 में अगर ज़रूरत पड़ती है तो यंग गुणांक जो लगेगा वो बेटा 200 ही लगा लेना, 200 गुणा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सवाल ये भी बढ़िया है, लॉजिकल है, कंपटीशन के मतलब का सवाल है। मृदु इस्पात का एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल है उसको लिख लो, लंबाई जो पूरी लंबाई है उसको 2L मान ले बेटा, क्योंकि 2 बार ये बीच में से तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, मतलब जोड़ना पड़ेगा, ये 1 मीटर है ऐसे मान लो, और इसका क्षेत्रफल S मान लो, ये है 0.5 गुना 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ध्यान देंगे, हमें लिखना है मीटर स्क्वायर में, 10⁻⁻⁴ से गुणा कर दें तो वो मीटर स्क्वायर बन जाता है। दो खंभों के बीच क्षैतिज दिशा में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर तनित किया जाता है, यानी तार को तान दिया है। तार के मध्य बिंदु से एक भार लटका दिया 100 ग्राम का, मध्य बिंदु पर अवनमन की गणना की, यानी कुछ कहानी ऐसी हुई है कुछ ऐसी कहानी हुई है। देखो ये तार है ऐसे बराबर बराबर, ये लंबाई है L प्लस डेल्टा L, थोड़ा तार खिंच गया है और ये लंबाई थी तार की ओरिजिनल लंबाई L और ये H है, नीचे की तरफ आ गया तार, ऐसी कहानी है। और यहाँ पर एक भार लटका दिया गया है जिसे हम कह रहे हैं W। तो W जो है वो भार है, उसका मान है 100 ग्राम भार, क्या कहेंगे 100 ग्राम भार। तो किलोग्राम में देखेंगे 0.1 किलोग्राम भार लिख देंगे बेटा, और इसे G से गुणा कर देंगे, 0.1 गुणा G, ये बन जाएगा न्यूटन में भार। तो ये G की वैल्यू अगर मैं 10 मान लूँ तो ये बनेगा 1 न्यूटन। क्या किया मैंने, यदि G बराबर 10, ये मान लिया मैंने, अपनी तरफ से 10 लगा दिया। तुम चाहे तो 9.8 भी लगा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उत्तर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा। ठीक, ये आ गया। कितना भार है, 1 न्यूटन का भार है। अच्छा, सेंटर से कितना दब गया है, ये अवनमन है, इसको मान लिया H। तार की ये लंबाई आधी लंबाई है L, यहाँ से देखी जाएगी 1/2 मीटर है, क्योंकि पूरा तार जो है वो 2L का माना गया है, देखो दोनों तरफ L L, और वो 1 मीटर है। तो अब हम यहाँ देखें, अगर इस जगह पे यहाँ देखें तार में, यहाँ तो यहाँ तार में तनाव T दोनों तरफ से बनता है, और थोड़ी देर के लिए इस कोण को थीटा मान लें, ऐसे दोनों तरफ थीटा हो जाएगा समान। तो T के जो घटक हैं बेटा ऊपर की तरफ जाएंगे, दोनों तरफ से देखने हैं, T cos थीटा इधर से और T cos थीटा इधर से भी, और जो इधर को आएंगे वो आएंगे T sin थीटा, इधर को भी चला जाएगा दूसरा T sin थीटा। तो T sin थीटा जो है, हमने थीटा माना है ये कोण, T sin थीटा क्या होगा, T sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वो दोनों तरफ से बराबर है। और ऊपर की तरफ जो जा रहा है कुल घटक, टोटल परिणामी बल जो जा रहा है वो जा रहा है T cos थीटा प्लस T cos थीटा W के बराबर है। तो ऊर्ध्वाधर में अगर बल का संतुलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा बराबर W। W का मान यहाँ लगा लेना। अच्छा, cos थीटा का मान अगर लगाते हैं तो 2T, अब cos थीटा की वैल्यू देखो क्या बनेगी। cos
कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगी एच बटे एल प्लस डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो एल है बहुत 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 बड़ा है डेल्टा एल से। भाई ये तार बहुत लंबा है और इसमें खिंचाव कितना होगा, लंबाई कितनी बढ़ेगी, ना के बराबर बढ़ेगी, बहुत कम बढ़ेगी। तो कुल मिला के यहाँ ये डेल्टा एल छोड़ दिया जाएगा, तो 2TH बटे एल बराबर डब्ल्यू। ये एक समीकरण तुम्हारे पास बन के आ गई है, तो थीटा वाले कंसेप्ट से बनी है। उसके बाद हम जान रहे हैं कि ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसके हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा जो भी। तो इसमें हम ये भी जान रहे हैं कि भाई एक भुजा की लंबाई का वर्ग दूसरी भुजा की लंबाई का वर्ग बराबर कर्ण की लंबाई का वर्ग। तो हम ये भी मान रहे हैं कि एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। बड़ा चटपटा बढ़िया सवाल है, मतलब सोचने लायक सवाल है। आओ सर एक सवाल करा दो सर, लो जी हो गया जी, जाओ जी। तो वैसा नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ अब ये वर्क खोल लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा एल। ओके, तो यहाँ से ज़रा देखें एक बार, तो ये एल स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया एच स्क्वायर। डेल्टा एल स्क्वायर को छोटा कर लो, ये ना के बराबर है, बहुत कम वैल्यू है, तो 2L डेल्टा एल ये आ गया। तो डेल्टा एल का मान अगर कहीं रखना पड़े तो एच स्क्वायर बटे 2L इसको रख देना, कहीं मान लो डेल्टा एल की ज़रूरत पड़ती है ऐसा, ये चीज़ आ गई। मतलब डेल्टा एल बढ़ेगा, व्यंग गुणांक वगैरह लगाओगे तो डेल्टा एल की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसको यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद तार जो खींचेगा उसमें तनाव बनेगा, दोनों तरफ से तनाव लिया करते हैं हम लोग, दोनों तरफ से टेंशन बनेगी तार में, है ना। तो तनाव जो बनेगा वो बनेगा यंग गुणांक के आधार पर, यानी हम जानते हैं कि y बराबर T बटे S डेल्टा L बट L, ये होता है देखो फार्मूला, जो यंग गुणांक से फार्मूला हमने सीखा है वो ये होता है। तो यहाँ से डेल्टा एल अगर उठा लूँ ऐसे, TL बटे S, ये हो गया y, ये हो गया। अब डेल्टा एल का मान है मेरे पास, ये रहा देखो, तो डेल्टा एल का मान रख दूँ एच स्क्वायर बटे 2L। टी का मान भी है मेरे पास, देखिए यहाँ से टी का मान आ जाएगा मेरे पास। टी का मान कितना आ रहा है, टी का मान आ रहा है WL बटे 2T 2H। ये रहा देख, टी का मान आ रहा है, नहीं आ रहा यहाँ से टी का मान, मतलब इन दोनों समीकरणों से मान यहाँ हटा रहा है, मैं यहाँ से मान हटा रहा हूँ, डेल्टा एल और टी हटा रहा हूँ यहाँ से मैं। तो टी की वैल्यू रख दी WL 2H और L बटे Y और नीचे एक S, यानी ये एक एरिया बचा हुआ है, 1/S ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है। तो 2 कट गया देख, H था बटे में H, तो ये देख H यहाँ पहुँच गया, ये हो गया H की पावर 3, शाबाश। L की पावर 3 हो जाएगी, L 3 हो गया, और ये हो गया W बटे YS, ऐसा हो गया ये। बाकी सारी चीज़ें हट गई हैं इसमें से। अब मुझे H चाहिए, क्योंकि H क्या है, H ही है अवनमन, मतलब कितना नीचे बीच में से सेंटर में से कितना नीचे सरक गया। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का घनमूल कर दूंगा, तो H L और ये जो वैल्यू आ रही है W बटे YS, इसका बनेगा घनमूल। जो L है ध्यान रखना वो क्या है, वो है तार की आधी लंबाई, यानी L का मान है 1/2 मीटर। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि शुरू में तार की लंबाई 12 मानी थी और वो पूरा 1 मीटर था। तो यहाँ इसका मान रख दो 1/2। W 1 न्यूटन का भार है, लगभग मान आता है ये, तो ये 1 मीटर हो गया, 1 न्यूटन हो गया। Y का मान 200 गुना 10⁹ लगेगा लोहे के लिए, इस्पात के लिए। और जो एरिया है वो ये रहा देख, ये रहा एरिया, ये आ गया 0.5 गुना 10⁻⁻6, और इसकी पूरे की पावर है 1/3। तो ये वैल्यू हल करने पे 0.01 मीटर आती है, ये वैल्यू आंसर आप मिलाएंगे।
मतलब घनमूल कैसे करना है, किस नंबर से ऊपर नीचे गुना करना है, क्या जुगाड़बाजी करना है, वो आपका मैटर है। ये वैल्यू इतनी आती है भाई। देखो ये 10 की पावर -6 है, ये 9 है तो 3 हो गया नीचे, 10 की पावर 3 बची। 5 हटा लो, इस 5 को आगे कर लो तो एक पावर गायब हो जाएगी, 10 की पावर 2 बचेगी। ऐसे ही इसे मिला लो, 10 की पावर 4 हो जाएंगी, एक 10 हो जाएगा, नीचे 10, 10 की पावर 4 हो जाएंगी, एक और बढ़ा लेंगे, 6 कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, अल्टा पटा जो भी है जुगाड़बाजी कर लेंगे। तो ये वैल्यू इतनी आती है, और ये वैल्यू लगभग है बेटा। जब थोड़ा सॉल्व करोगे ना इसको, तो इसके आगे भी कुछ अंक आएंगे एक के बाद भी, ये लगभग मान है, ठीक है। शाबाश। तो पूरा क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, एक बार चेक कर लो। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया। टेक्निकल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। जनरली सॉल्यूशन हम देख तो लेते हैं इंटरनेट पे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन इंटरनेट पे हैं, पढ़े हैं, लोगों ने डाल रखे हैं सभी मीडियम में, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या उसमें ये आती है कि एनसीईआरटी पहले पढ़ी जाएगी, सारे सवाल किए जाएंगे, एग्जाम्पल बहुत सारे उदाहरण किए जाएंगे, उसके बाद कहीं जा करके चीज़ें समझ में आती हैं, और उसमें समय भी लग जाता है। कई बार एक सवाल को पकड़ के बैठ जाते हैं हम, उत्तर नहीं मिला पा रहे हैं, ये समस्याएं होती हैं। तो उन सारी समस्याओं से बचने का तरीका ये है कि हमारा जो अध्यापक है, हमारा जो टीचर है जिससे हम पढ़ रहे हैं, वो हमें एनसीईआरटी को पूरी तरह कवर करा दे। कोई सवाल मान लीजिए नहीं आ रहा है, सर हमें ये सवाल बता दो। अब एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन हमारे कोर्स में उपलब्ध होते हैं, मैथ में हो, फिजिक्स में हो, या जो भी कोर्स हम बनाते हैं सारे। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चों के कोर्स पूरे हो जाते हैं। भाई कोई सवाल मान लो देखना है, यार समझ में तो आ नहीं रहा, सॉल्यूशन तो देख लिया सर, लेकिन तो समझ में तो आ नहीं रहा क्या हो गया। तो वो वहाँ वो चीज़ काम करती है, और बहुत बड़ी चीज़ है वो। मतलब बच्चे को जब ज़रूरत पड़ी तब आपने कुछ कंटेंट दिया हो, कुछ चीज़ ऐसी दी हो कि जब बेटा कोई बात नहीं, पढ़ लो यहाँ पे, ये निपटा लो। तो बच्चे के सवाल फंस गए चैप्टर में, बस पूरा चैप्टर पढ़ लिया, किसी किताब से पूरा कवर कर लिया, एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली, लेकिन बच्चे के सवाल फंस गए 5। पूरे चैप्टर में 5 सवाल ऐसे हैं जो बच्चे से नहीं हो रहे हैं, और समझ में भी नहीं आ रहे हैं इंटरनेट पे देखने पर भी, या उसका हल देखने पर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो टीचर की ज़रूरत तो यहीं पड़ती है। टीचर की ज़रूरत पूरे काम में तो पड़ी नहीं उसको। भाई वो कहीं से भी पढ़ ले, कोई भी पढ़ा दे, मैं पढ़ा दूँ, कोई और पढ़ा दे, ज़रूरत कहाँ पड़ी? ज़रूरत वहाँ पड़ी जो अटक गया, वो क्या अटक गया, वो कैसे क्लियर होगा, डाउट कैसे क्लियर होगा। तो उसका तरीका है कि कोर्स हमारा पूरा हो, टीचर हमारा पूरा हो, मतलब टीचर को पता हो। टीचर टाल दे, छोड़ो कहाँ है? चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 को ज़रा एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 20। शाबाश। पढ़िए एक बार, देख लीजिए। धातु के 2 पहियों के सिरों को 4 रिबेट से आपस में जोड़ दिया गया। रिबेट मतलब छोटी कील होती है, पहियों में छेद करके उसे जोड़ देते हैं, रिबेट लगा देते हैं। प्रत्येक रिबेट का व्यास इतना है। यदि रिबेट पर अपरोपण प्रतिबल इतने से अधिक नहीं बढ़ाना हो तो रिबेट की हुई पट्टी द्वारा आरोपित तनाव का अधिकतम मान कितना होगा? मान लीजिए कि प्रत्येक रिबेट एक चौड़ाई 1/4 भार वहन करता है। मतलब जो भी एक प्रत्येक रिबेट का हम बल लगाएंगे, है ना, तनाव जो भी बनेगा, बल जो भी बनेगा, हम उसको 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 4 रिबेट हैं। अब रिबेट मतलब पहिए के अंदर, वैसे 2 पहिए हैं हमारे पास, एक पहिया ये है, इसमें 4 रिबेट लगा दिए, 1 2 3 4, और इसके ऊपर एक पहिया और लगा रखा है। देखो ऐसे दिखाता हूँ, एक पहिया और है ऐसा। तो इन दोनों पहियों में क्या है? आपस में रिबेट हैं। ऐसे देख लें, मान लो पहिया, थोड़ा और तिरछा करके दिखा दें ऐसे। ये मान लो एक पहिया है हमारे पास, है ना, ऐसे एक पहिया और है इसके ऊपर, ऐसे ऐसे एक पहिया और लगा दिया। देखो समझ रहे हो बात को? इन दोनों पहियों में कील ठोक दी आर पार, रिबेट, जोड़ने वाली कील, बोल्ट कह देते हैं कई बार, है ना। तो कुल मिला के 4 रिबेट हैं। एक रिबेट के लिए निकालें, 4 से गुणा कर दें, ठीक। तो कितना होता है बल?
बल होता है प्रतिबल बटे विकृति, या बल प्रतिबल बटे मतलब प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, प्रतिबल दिया है, तो बल आ जाएगा बेटा F बराबर, है ना, F बटे ए या F बटे एस बराबर प्रतिबल दिया है 6-9 गुना 10 की घात 7। वो जो S है ये है क्षेत्रफल, तो F हो जाएगा 6, क्षेत्रफल को A भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा गुना S का मान लगा रहे हैं, क्षेत्रफल बता रहे हैं। रिबेट का व्यास 3 मिलीमीटर है, तो व्यास का आधा कर लें, हाँ सॉरी, व्यास 6 मिलीमीटर है, तो 3 गुना 10 की पावर -3 पाई r स्क्वायर, ये आ गया। प्रत्येक रिवेट पर तनाव, क्या कहा, प्रत्येक रिवेट पर तनाव, ये हो गया, एक का निकाला है, प्रत्येक रिवेट पर तनाव एक एक का निकाला है बस। तो 4 रिवेट पर तनाव, अब इस उत्तर को 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुना 6.9 गुना 10 की घात 7 गुना पाई 3 गुना 10 की घात -3 का वर्ग, 10 की घात -3 लेगा तो मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर में तो उसके मीटर बना दिए पहले, उसके बाद क्षेत्रफल लगा दिया, ये आ गया। तो ये कुल बल हो जाएगा पर तनाव, ये उत्तर जो है यहीं से तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ये आ रहा है लगभग 7800 न्यूटन, कितना आ रहा है, 7800 न्यूटन, ये तुम्हारा आंसर हो गया। मतलब ये सवाल फिर वही है कि छोटा सवाल है, 2 बड़े सवाल आ गए, फिर एक छोटा सवाल आ गया। अब आ गया 9-21, 9-21 को यहीं पे देख लें, इस जगह में हो जाए तो 9-21 क्या कहते हैं। 9-21 में प्रशांत महासागर में स्थित मैरीना नामक खाई एक स्थान पर पानी की सतह से 11 मीटर नीचे चली जाती है, 11 किलोमीटर, और उस खाई में नीचे तक 0.32 घन मीटर आयतन का एक इस्पात का गोला गिरा दिया जाता है। मतलब इतनी गहराई है, खाई की जो गहराई है 11 किलोमीटर है। तो गोले के आयतन में परिवर्तन की गणना करें, खाई के तल पर जल का दाब इतना है और इस्पात का आयतन गुणांक इतना है। तो आयतन गुणांक जो होते हैं बेटा, उनको B लिख लेते हैं या G लिख लेते हैं। ये कितने होते हैं, ये होते हैं PV/ΔV, ये होते हैं, ऐसा फार्मूला होता है। कितना दाब बढ़ा उसको ΔP लगा देते हैं, और फार्मूला माइनस में होता है, मतलब दाब बढ़ाते हैं तो आयतन घटता है। ये फंडा, दाब बढ़ाते हैं आयतन घट जाता है। तो ये कह रहा है आयतन में परिवर्तन, यानी ΔV ही ये मांग रहा है। तो आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, -ΔPV/B, ये हो गया। तो परिवर्तन बेटा आएगा तो माइनस में, आयतन तो घटेगा। तो ये कह रहा है माइनस छोड़ के उत्तर बता देना, कोई बात नहीं है, ठीक। अब परिवर्तन दाब कितना होगा, तो तली पे जो दाब है वो है 1.1 गुना 10 की घात 8 पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और वायुमंडल दाब 1.01 गुना 10 की घात -5 होता है। भाई वायुमंडल दाब ऊपर है, नीचे चला गया तो कुल इतना दाब हो गया, -V 0.32 है, और B ठीक ये है 160 GPa। तो 160 GPa, G बोलते हैं गीगा, 10 की पावर 9 लगा देते हैं, ये आ गया, ठीक। तो ये वैल्यू तुम्हारी हल करके आ रही है। अब देखो यहाँ ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। भाई देखो 10 की पावर 8 है, इसमें 10 की पावर 5 है, तो कोई फ़र्क इस पर पड़ने वाला नहीं है, 1000 गुना दाब है लगभग, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी को लिख देते हैं 1.1 गुना 10 की घात 8 गुना 0.32 और 160 यानी 1.6 गुना 10 की घात 11, ऐसे बना देते हैं, ठीक। तो हल करने पे ये वैल्यू आ जाती है
2.2 10 की पावर -4, 2.2 गुना 10 की पावर -4 घन मीटर। आयतन में परिवर्तन है डेल्टा वी, और इसका मापांक लगा देते हैं। डेल्टा वी का क्या लगा देते हैं? मापांक, मतलब मान पूछ रहा है खाली, तो इसको आंसर बना देते हैं। यानी इसको हल कर दो, बस गुणा भाग कर दो और इस माइनस को छोड़ दो। परिवर्तन मांग रहा है तो फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लस में हो या माइनस में हो उसको प्लस में ही लिखा जाता है। लेकिन ये सच है कि इस फॉर्मूले में ऐसे माइनस लगा के चलना होता है ना। फार्मूले में स्टैंडर्ड में माइनस है, जब भी मानक रूप में यूज होता है तब इसमें माइनस होता है। दाब बढ़ता है, आयतन घटता है। ठीक, तो 21 नंबर तुम्हारा डन हो गया और प्रश्नावली तुम्हारी पूरी हो चुकी है। ठीक, चैप्टर बहुत बढ़िया है, पूरा पढ़े, और कहीं अगर कोई डाउट इसमें क्रिएट हुआ है अब से पहले जो मैंने पढ़ाया है तो जाके रिपीट करें। अपने फुल कोर्स में लगी हुई MCQ शीट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब दिए हैं मैंने बनाकर आपको दिए हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं है, बहुत ज़्यादा, जो मैंने बनाकर दिए हैं मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। अपने MCQ टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे तो हाथ से लिखे हुए हैं। लेक्चर नोट्स आपके कोर्स में उपलब्ध होते हैं। किसी भी लेक्चर के साथ एक नोट्स होता है, जितने लेक्चर हैं लेक्चर के नंबर के साथ लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं आपको फुल कोर्स में। अपना लेक्चर देखो, लेक्चर नोट्स में 2-3 पेज होते हैं, उसको पढ़ लो। ठीक, लेक्चर नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेक्चर को परिपक्व करें। NCERT के सारे सवाल डन करने हैं, यही 2-3 बातें हैं, कोर्स पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए।